नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट आज प्रेजेंट कर दिया है और हम सब यही जानना चाहते हैं कि इस बजट का क्या इम्पैक्ट होगा हम पर, यानी कॉमन पीपल ऑफ इंडिया पर, और हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए ये बजट क्या लेकर के आया है। इस वीडियो में हम बजट को 3 सिंपल एंगल से समझेंगे। पहला, आपके टैक्स और इनकम पर इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। दूसरा, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए ये क्या नए चेंजेस लेकर के आया है। तीसरा, ओवरऑल इकोनॉमी और मल्टीपल सेक्टर्स के नजरिए से ये बजट क्या डायरेक्शन दिखाता है। सबसे पहले हम बजट 2026 के उस एस्पेक्ट पर बात करेंगे जिसका इंतजार कॉमन पब्लिक करती है, यानी टैक्सेशन पार्ट। लास्ट टाइम इट वाज अ बिग ईयर फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। इस बार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी। इसमें कोई भी चेंज लाया नहीं गया है। हाउएवर, नॉन ऑडिट केसेस के लिए ये ड्यू डेट 31 अगस्त प्रपोज की गई है। इसी के साथ बजट 2026 के तहत रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जहां पहले ये डेट 31 दिसंबर हुआ करती थी, अब इसे एक्सटेंड करके 31 मार्च करने का प्रपोजल है, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फी। अब आगे बढ़ते हैं और अपडेटेड रिटर्न्स के रिलेटेड अमेंडमेंट्स के बारे में समझते हैं। टैक्स पेयर्स अब रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू होने के बाद भी अपने रिटर्न्स अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल 10% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अब टैक्स पेयर्स अपने ओरिजिनल रिटर्न में दिखाए गए लॉसेस के कंपैरेटिवली अपने लॉस को रिड्यूस करके भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अब बात करते हैं PROI इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी PROI अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी PIS के थ्रू लिस्टेड इंडियन कंपनीज के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल PROI इन्वेस्टर किसी इंडियन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में 5% के बदले 10% तक इन्वेस्ट कर पाएंगे थ्रू दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI रूट्स के जरिए, और सब PROI इन्वेस्टर्स मिला करके 24% तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसका पर्पस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और इंडियन मार्केट्स में ज्यादा कैपिटल इनफ्लो लेकर के आना। अब बात करते हैं कुछ और अमेंडमेंट्स के बारे में। पहले जब मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया करते थे इन्वेस्टर, तो उन्हें हर एक कंपनी को अलग अलग फॉर्म 15G और 15H देना पड़ता था, और अगर किसी एक जगह फॉर्म मिस हो जाए तो TDS डिडक्ट हो जाता था। लेकिन अब इन्वेस्टर्स एक ही फॉर्म 15G या 15H डिपॉजिटरी को देंगे, जो सारे रिलेवेंट कंपनीज को ऑटोमेटिकली शेयर किया जाएगा। इससे कंप्लायंस इजी हो जाएगा और गलती से भी TDS कटने का रिस्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेन असेट डिस्क्लोजर। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक वन टाइम 6 मंथ फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, जो छोटे वैल्यू के असेट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। अब बात करते हैं TDS और TCS से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के बारे में। TCS ऑन ओवरसीज टूर्स। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस के सेल पर TCS रेट अब 2% रहेगा, पहले के 5 या 20% के बजाय, और इसके लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट की कंडीशन भी नहीं रखी गई है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS के अंडर एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस के लिए TCS अब 2% है, जो कि पहले 5% था। TDS ऑन मैन पावर सर्विसेज। मैन पावर सर्विसेज की सप्लाई पर TDS अब 1% या 2% के रेट पर ही रहेगा, जो कि काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। इसी के साथ लोअर और निल डिडक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी बात की गई है। स्मॉल टैक्स पेयर्स अब एक ऑटोमेटेड रूल बेस्ड प्रोसेस के थ्रू लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन फाइल किए बिना। नॉन रेसिडेंट्स द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल पर TDS अब रेसिडेंट बायर के पैन के थ्रू डिडक्ट और डिपॉजिट किया जाएगा। अब आपको पैन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के द्वारा किसी नेचुरल पर्सन को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रहेगा। इस पर कोई TDS भी नहीं लगेगा। इसके अलावा पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन पर भी कुछ इम्यूनिटी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। अंडर रिपोर्टिंग के केसेस के लिए इम्यूनिटी फ्रेमवर्क अब मिस रिपोर्टिंग तक एक्सटेंड किया गया है, जिसके चलते नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स और TDS पेमेंट रिक्वायरमेंट्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। फॉरेन असेट्स नॉन डिस्क्लोजर इम्यूनिटी। 1 अक्टूबर 2024 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ नॉन इमूवेबल फॉरेन असेट्स का एग्रीगेट वैल्यू
20 लाख से कम होने पर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलेगी। अब बायबैक से मिलने वाले अमाउंट सभी शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन्स के फॉर्म में टैक्सेबल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बायबैक का टैक्स ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे इन्वेस्टर रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल। लेकिन प्रमोटर्स के केस में एक एडिशनल बायबैक टैक्स लगेगा। इससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि बायबैक के थ्रू एक्सेस टैक्स एडवांटेज ना लिया जाए। अब बात करते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट की। जो कंपनीज न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करती हैं, उन्हें अब अवेलेबल मैट क्रेडिट का सेट ऑफ अलाउ होगा, लेकिन सिर्फ 25% तक अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल ये भी है कि मैट को फाइनल टैक्स बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब मैट सिर्फ एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर के आए हैं। गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स रेट 0.02 से बढ़ा करके 0.05 कर दिया है। इसी के साथ अब ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.15% लगेगा। इससे ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ेगी, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो फ्रिक्वेंटली पोजीशंस लेते हैं और स्क्वायर ऑफ करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स और डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेडिंग थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कस्टम रिलेटेड अमेंडमेंट्स की। नॉन रेसिडेंट्स जो बॉन्डेड जोन में किसी टोल मैन्युफैक्चरर को कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स या टूलिंग सप्लाई करते हैं, उन्हें 5 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को ही बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट्स जो कंपोनेंट्स को बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, उनके लिए सेफ हार्बर प्रोविजंस लाए गए हैं ताकि टैक्स डिस्प्यूट्स कम हो और कंप्लायंस इजी हो सके। ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स को अब कस्टम ड्यूटी तुरंत नहीं देनी पड़ेगी, उन्हें डेफर्ड पेमेंट विंडो मिलेगा, जिससे कैश फ्लो बेटर हो सकता है। सी फूड प्रोसेसिंग के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड इनपुट्स की लिमिट को 1% से बढ़ा करके 3% कर दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर के FOB एक्सपोर्ट टर्नओवर पर बेस्ड रहेगा। अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट के लिए भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ लेदर या सिंथेटिक फुटवेयर तक इसे लिमिट नहीं किया गया है। लेदर, टेक्सटाइल गारमेंट्स और फुटवेयर एक्सपोर्टर्स को फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए 6 महीने की बजाय अब पूरे 1 साल का टाइम मिलेगा। माइक्रोवेव ओवंस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले स्पेसिफाइड पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। डिफेंस यूनिट्स के लिए एयरक्राफ्ट पार्ट्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO में यूज होने वाले रॉ मटेरियल पार्ट्स पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन मिलेगी। फास्टर क्लियरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रस्टेड और लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन्स के साथ काम कर रहे इंपोर्टर्स को कस्टम्स के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगा। एक्सपोर्ट कार्गो जो इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का यूज करते हैं, उसे फैक्ट्री प्रीमिसेस से सीधे शिपिंग तक का क्लियरेंस मिलेगा, जिससे कि टाइम सेविंग और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बूस्ट होगी। एलिजिबल SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक स्पेशल वन टाइम मेजर के तहत कंसेशनल ड्यूटी रेट पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स बेचने की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो दैट्स इट फॉर द टैक्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स। और अब हम बात करते हैं बिजनेस, स्टार्टअप्स और MSME के लिए बजट 2026 जो 3 नए मेजर चेंजेस लेकर के आया है। गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है, जिसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ICAI, ICSI, ICMAI को एनकरेज किया जाएगा कि वो कॉर्पोरेट मित्रास डेवलप करें, खास करके Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स में। कॉर्पोरेट मित्रास एक तरह का पैरा प्रोफेशनल कैडर होगा, यानी ये प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होंगे जो MSME को बेसिक कंप्लायंस में सपोर्ट करेंगे। सेकंड चेंज जो लाया गया है वो है ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां MSMEs अपने अनपेड इनवॉइसेस बैंक्स और NBFCs को डिस्काउंट करवाकर तुरंत पैसे ले सकते हैं। इस सिस्टम का फुल बेनिफिट लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स प्रपोज किए हैं। सबसे पहला स्टेप है CPSEs को MSMEs से होने वाली सारी परचेसेस के पेमेंट ट्रेड्स के थ्रू सेटल करना मैंडेटरी किया जाएगा, जिससे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक बेंचमार्क सेट हो पाएगा। दूसरा, CGTMSE कवर के थ्रू क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ट्रेड्स पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग और ज्यादा सेफ हो सके। तीसरा, जैम पोर्टल को ट्रेड से लिंक किया जाएगा, जिससे फाइनेंशियरीज को MSME की गवर्नमेंट सेल्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी और सस्ता और फास्ट फाइनेंस पॉसिबल रहेगा।
और आखिरी स्टेप में ट्रेड्स रिसीवेबल्स को असेट बैक्ड सिक्योरिटीज के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे सेकेंडरी मार्केट डेवलप होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और पेमेंट जल्दी क्लियर होंगे। गवर्नमेंट डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहती है। इसके लिए जो चेंज लाया गया है वो ये है कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया के डेटा सेंटर्स का यूज करके ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, उन्हें 2047 तक इनकम टैक्स हॉलिडे मिलेगा। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन है कि इंडियन कस्टमर्स को सर्विसेज डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज नहीं देंगी, बल्कि एक इंडियन रीसेलर एंटिटी के थ्रू ये दी जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जहां हम बात करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी के नजरिए से बजट 2026 क्या डायरेक्शन दिखाता है। गवर्नमेंट अगले कुछ सालों में ग्रोथ को तेज भी रखना चाहती है और स्टेबल भी। इसके लिए वो 6 बड़ी चीजों पर फोकस करेगी। पहला फोकस होगा 7 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल, फार्मा जैसे सेक्टर्स जहां इंडिया ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकता है। दूसरा, पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे मिल्स, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो अब धीरे हो गए हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी, पॉलिसी सपोर्ट और फाइनेंस से एक्टिव करना। तीसरा, एमएसएमई को चैंपियंस बनाना, छोटे व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स को इतना मजबूत बनाना कि वो एक्सपोर्ट्स, जॉब और लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। चौथा, इंफ्रा को इम्प्रूव करना, रोड्स, रेल, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रा भी, ताकि सामान और लोग दोनों ही तेज और सस्ते तरीके से आगे बढ़ सके। पांचवा, देश की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। इसमें डिफेंस, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और फिस्कल डिसिप्लिन आता है, ताकि इकोनॉमी प्रॉब्लम से बचकर आगे बढ़े। और छठा, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स डेवलप करना, यानी शहरों को ऐसे हब्स बनाना जहां इंडस्ट्री, सर्विसेज, स्टार्टअप्स सब मिलकर बड़े लेवल पर जॉब्स और ग्रोथ क्रिएट कर सके। अब बात करते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स की। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज जारी करते हैं, ताकि रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस किया जा सके। हाई वैल्यू म्युनिसिपल बॉन्ड्स के इशू को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि अगर कोई सिटी 1000 करोड़ से ज्यादा का सिंगल म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करती है तो उसे 100 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही अमृत स्कीम के अंडर जो इंसेंटिव 200 करोड़ तक के बॉन्ड इशुएंस के लिए है, वो स्मॉल और मीडियम टाउन्स के लिए पहले के तरीके से ही कंटिन्यू रहेगा। इन स्टेप्स के थ्रू बड़े शहरों के लिए बिग टिकट बॉन्ड फाइनेंसिंग और छोटे शहरों के लिए स्टडी सपोर्ट दोनों इंश्योर रहेगा। हाई एजुकेशन के लिए स्टेम इंस्टीट्यूशंस में लंबी स्टडी आवर्स और लंबे वर्क की वजह से गर्ल्स स्टूडेंट्स को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बीजीएफ कैपिटल सपोर्ट के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। लास्ट माइल और रिमोट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए सरकार सी प्लेन्स के इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स देगी। साथ ही सी प्लेन ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एक सी प्लेन वीजीएफ स्कीम भी लॉन्च करने की तैयारी है। पब्लिक कैपेक्स, जिसको गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन असेट्स माना जाता है, इसमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। पब्लिक कैपेक्स जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में ₹2 लाख करोड़ था और बढ़ करके 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इसे और बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ करने का प्रपोजल दिया गया है। इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस, आर्टिसंस और स्टार्टअप को ई कॉमर्स के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाने में सपोर्ट देने के लिए सरकार ने कोरियर एक्सपोर्ट्स पर ₹10 लाख पर कंसाइनमेंट की जो लिमिट थी उसे पूरी तरह से हटा दिया है। हमारे युवाओं के लिए स्किल्ड करियर्स के नए पाथवेज क्रिएट करने के लिए सरकार हेल्थ, हब फॉर मेडिकल वैल्यू, टूरिज्म, आयुष, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में इंटरवेंशन प्रपोज कर रही है। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को 20 आइकॉनिक साइट्स पर 12 वीक के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें अपस्किल किया जा सके। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के जरिए सभी कल्चरल और हेरिटेज प्लेसेस का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिससे लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया में इको फ्रेंडली ट्रैकिंग, टर्टल और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे। इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट होस्ट करेगा, जहां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर ग्लोबल स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की जाएंगी।
15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कल्चरल टूरिज्म हब्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। बजट 2026 का क्लियर संकल्प है पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज सेक्शन पर फोकस करना। बजट को 3 इम्पोर्टेंट कर्तव्य के अराउंड फ्रेम किया गया है। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट और स्टेबल बनाना ताकि इंडिया ग्लोबली ज्यादा प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव बन सके। सेकंड, देश के हर सिटीजन की एस्पिरेशंस यानी जरूरतों को फुलफिल करना, उनकी क्षमता का विकास करना और उन्हें देश की तरक्की और समृद्धि में मजबूत साथी बनाना। थर्ड, हर फैमिली, कम्युनिटी और रीजन को एक्सेस देना रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का, ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके। तो ये था बजट 2026 का एक सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन। हमने कोशिश की है कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस को सिंपल लैंग्वेज, क्लियर लॉजिक और रियल लाइफ इम्पैक्ट के साथ समझाने की, चाहे बात हो आपके टैक्स, इनकम, बिजनेस या ओवरऑल इकोनॉमी की। नेचुरली बजट का पूरा इफेक्ट एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इंसाइट्स लेके आते रहेंगे।